कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे, ठीक? और देखिए कुछ प्रॉब्लम है जो मेरे साथ है। प्रॉब्लम मेरे साथ क्या? जो आप लोगों को सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्चुअली में बात ये है कि जिस हम सोसाइटी में रहते हैं या फिर जिस मोहल्ला में रहते हैं या फिर जिस गाँव में रहते हैं, तो यहाँ पर हर एक दिन कुछ न कुछ होते ही रहता है। या तो कभी किसी की शादी होती है या तो फिर कभी किसी का कोई फंक्शन होता है घर में। तो एक ट्रेंडिंग से चल गई है कि कुछ भी हो तो 10 दिन पहले से ही डीजे खूब बजाता है। वो भी रेडी जो हॉर्न होता है वो छत पे 4-5 बाँध लेते हैं और 4-5 बाँध के उसी में लगते हैं गीत गाने। थोड़ी-मोड़ी हो सकती है कि जैसे जिनके घर में उनको तो अच्छा लगता ही है। 10 दिन हो, 20 दिन हो, 5 दिन हो या 6 दिन हो, कुछ दिन हो, तो उनको तो अच्छा लगता ही है। मेरा कह रहा है कि मतलब आप 10 दिन जो डीजे मतलब रेगुलर जिस वे में आप बजा रहे हैं, तो आप 10 दिन का एक्स्ट्रा जो आप उसको दे रहे हैं, आप कोई और काम में यूज़ कर लीजिए। कभी-कभी शादी में आप खूब डीजे बजा दिए, ठीक? 10,000 20,000 आप उसको एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन जो बाराती आया है, आप उसके खाना सही से नहीं दिए। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये मेरा ध्यान है। हो सकता है कि आपको मतलब मेरा थॉट खराब लगा हो, तो सॉरी। सभी को अच्छा लगे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ये मे बी और हम कोशिश करते हैं कि वो ना हो, तो रूम पैक करने के बाद भी थोड़ी आवाज़ आ जाती है। तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। बाद आके आपको वीडियो समझने में या फिर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लोग कहते हैं कि गाँव में ईश्वर का वास होता है, यहाँ पे तो सब एक-दूसरे के नीचे दिखाने में लगे होते हैं। बात ये है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ये नहीं कि हम मिल के कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ है जो सोसाइटी को और भी अच्छा हो सकती है, गाँव का सोसाइटी। खैर जो भी हो आप लोग 10th क्लास में तो आप कोशिश कीजिए कुछ अच्छा करने का सोसाइटी में, ना कि समाज को बुरे करने का। तो अम्ल और भस्म तथा लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है। यानी ये हम लोग भारतीय भूगोल का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आंसर देखने वाले हम लोग कौन सा है? क्लास 10th का केमिस्ट्री है यानी रसायन शास्त्र। तो इसका हम इस भाग हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक? बाद बाकी तो सेम रहेंगे। पहला क्वेश्चन, 3 खनिज अम्लों के नाम लिखें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 खनिज अम्लों के नाम लिखने के लिए। तो पहले तो आप ये समझिए कि खनिज अम्ल कहते किसे हैं, ठीक? तो खनिज अम्ल हम लोग किसे कहते हैं? तो ये यानी वैसे अम्ल जो किनसे प्राप्त होते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम नीचे में लिख दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं कि खनिजों से प्राप्त अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। अब खनिज का मतलब क्या समझते हैं? यानी खदान से, यानी जो ज़मीन के अंदर से या फिर किसी मतलब नेचुरली मिट्टी-विट्टी के अंदर से प्राप्त होता है, तो उस प्रकार के अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल बोलते हैं और ये हम लोग का प्राकृतिक होता है। तो बोला वो 3 का नाम बोला, कई प्रकार के होते हैं। तो अम्ल देखिए HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल या फिर सोरे का अम्ल जो होता है ना, वो कहाँ से प्राप्त होता है? खनिजों से प्राप्त होता है। उसके बाद है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये भी कौन-सा कैसे किस प्रकार का अम्ल है? खनिज अम्ल है। H2SO4 ये भी किस प्रकार का अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो ये खनिज। अब हम इसे कैसे समझेंगे कि ये खनिज अम्ल है? तो इसे समझने के लिए सिंपल सी बात है कि जिसमें कार्बनिक आयन नहीं होते हैं, कार्बनिक आयन उपस्थित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। कार्बनिक मतलब कि सी जैसे COOH सब हुआ ना, तो इसमें क्या है कि इसमें कार्बनिक आयन मौजूद है। COOH, CH3, COOH एसिटिक अम्ल तो इसमें कार्बनिक आयन मौजूद है। तो जिसमें कार्बनिक आयन मौजूद नहीं होंगे, वो किस प्रकार के अम्ल होंगे? तो वो खनिज अम्ल होंगे। किस प्रकार के अम्ल होंगे? खनिज अम्ल होंगे। ठीक? पहला क्वेश्चन क्लियर? सेकंड क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इज कमिंग अप। किधर से आ रहे हैं भाई साहब? अच्छा नीचे से आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए ये आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखिए। अब कार्बनिक अम्ल अभी हम जिक्र किए हैं कि जिसमें कार्बनिक आयन मौजूद होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम देखिए CH3 एक ही का नाम बोल रहा तो हम एक ही लिख सकते हैं और भी हो सकता है जैसे COOH हो गया कार्बनिक अम्ल हो गया। तो CH3COOH इस अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। CH3COOH को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। अब एसिटिक अम्ल प्राप्त कहाँ से होता है? तो देखिए नींबू में जो रस होता है, नींबू का रस, वो नींबू का रस जो होता है उसमें मौजूद है कौन सा अम्ल रहता है? तो एसिटिक अम्ल मौजूद रहता है। और हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल होता है वो क्या करता है कि नीले लिट्मस पेपर को लाल कर देता है। तो जब हम नींबू को नीले लिट्मस पेपर डालेंगे तो वो लाल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम समझते हैं तो एसिटिक अम्ल क्या हो गया? CH3COH जो कि एक कार्बनिक अम्ल है।
अब कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? तो वनस्पति यानी पेड़-पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त अम्लों को हम लोग कौन-सा अम्ल बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। यानी वनस्पतियों यानी पेड़-पौधे हो गया या फिर जीव-जंतुओं से। जीव-जंतुओं से कुछ अम्ल प्राप्त होते हैं, तो उस प्रकार के प्राप्त अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? थोड़ा डिटेल और भी ज़्यादा डिटेल आप लोगों को आगे क्लास में पढ़ना है कि कैसे-कैसे प्राप्त होता है, कैसे-कैसे निर्माण होता है। तो निर्माण कैसे हम लोग का करता है और कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ़ मतलब जो आपको ज़रूरत है उतना पढ़ लें, वो ही काफ़ी है। और भी एक्स्ट्रा क्लास पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ, 3 3 में क्या करा कि सिरका में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में वही बात है, सिरका में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका भी एक तरह नींबू का होता है, वो बोलते हैं ना सिरके वाली प्यास। एक ऐड आती है टीवी पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का मेक माई ट्रिप का ऐड है। तो उसमें जो दोनों शादी करने वाले होते हैं तो ट्रिप पे जाते हैं, तो वो नहीं बोलते कि सिरका वाली प्यास, शायद आप देखे हो तो याद होगा। तो सिरका उसके हाथ में रहता है, तो आप देख सकते हैं, याद होगा तो ठीक है। तो वही बोलते हैं सिरका वाली प्यास, तो सिरका में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल और कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। ठीक, नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नींबू में किस प्रकार का अम्ल? एसिटिक अम्ल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। देखिए बैक्टीरियम, आप जब पढ़े होंगे क्लास में तो आपको ये पता होगा। कुछ-कुछ टॉपिक आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये पता नहीं हो पाता है, तो फिर आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम यही है। आप सभी का सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपसे बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन आपको 100% बनना चाहिए। मतलब आपसे अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर आप सही से क्लास नहीं किए हैं। आप जिस टीचर से क्लास कर रहे हैं, तो आप उसको चेंज करने की ज़रूरत है या फिर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है या फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक? जैसे बैटरियम, अब ये तो फेमस है कि बैटरियम हर एक क्लास में डिस्कस होता होगा। तो बैटरियम में क्या होता है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, उसे हम लोग कौन-सा अम्ल बोलते हैं? बैटरियम बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं जो अम्ल होता है, वो क्या होते हैं कि अगर हम 2 इलेक्ट्रोड रखें अम्ल में, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी यहाँ से यानी यहाँ पे एक क्षण हम यहाँ पे रख दिए, एक क्षण यहाँ पे रख दिए। एक को हम लोग बाँध दिए प्लस से, यानी इस तरफ हो गया प्लस टर्मिनल और एक तरफ हो गया माइनस टर्मिनल, ठीक? अब यहाँ से हम इसमें किस प्रकार का विलयन है? अम्लीय विलयन है। तो यहाँ पे हम अम्लीय विलयन इसलिए रखते हैं, ताकि बैटरी का संचालन सही से हो सके। अब यहाँ से देखिए, एक ओर से दूसरी ओर क्या होगा यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें दिख रहा होगा, एसिड मतलब कि विलयन है। अब इसी को हम लोग इस बैटरी में डालते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरियम। बैटरियम किसे बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। ठीक है? याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता है, तो फिर प्रॉब्लम 100% होनी तय है एग्ज़ाम में। क्योंकि ये सब बहुत सिंपल बेसिक मेथड है, मतलब टिप्स सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट सब है। तो उस अभिक्रिया का नाम, तो यानी जिससे क्या होता है कि अम्ल और भस्म, जब भी हम बोले थे कि एक पहलवान और दूसरा पहलवान दोनों एक जैसा है, तो फिर क्या होगा, आपको कुश्ती होगा तो जल्दी दोनों नीचे नहीं गिरेगा। तो इसी प्रकार यानी दोनों गिरे तो साथ में गिरे, यानी एक दूसरे को गिरा के छोड़ेगा। तो जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है, तो इस प्रकार की हम लोग अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों उदासीनीकरण बोलते हैं? क्योंकि जो इससे पदार्थ बनता है ना, तो उसमें अम्ल की प्रकृति होती है और ना ही भस्म की प्रकृति होती है, यानी दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे अम्ल खट्टे होते हैं और भस्म कड़वे होते हैं। तो दोनों की जो प्रकृति है ना, वो दोनों विलुप्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे अम्ल, भस्म को हम एक साथ लाएँगे तो लवण और जल बनेगा। सिंपल है कि जैसे आप अभिक्रिया करवाइएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक? और प्लस में एक भस्म ले लीजिए, भस्म जिसमें OH आयन OH माइनस आयन प्रदान करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। तो NaOH। तो जब हम लोग HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे हमें लवण मिलता है। लवण क्या मिलेगा? तो Na यहाँ से यानी सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा? क्लोरीन के। यहाँ पे हम लोग संतुलित कर लेते हैं तो 2HCl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na और यहाँ पे कितना हो जाएगा? Na, ठीक? और Cl।
ये क्या हो गया NaCl, तो 2NaCl इसको संतुलित करने के लिए तो यहाँ पर सोडियम को कर देना होगा 2, तो ये क्या हो गया, ठीक, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ से देखिए सोडियम भी दो, इधर से क्लोरीन भी दो, तो क्या है यहाँ निर्माण किसका हुआ 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं साधारण नमक भी बोलते हैं। और साथ में क्या प्राप्त होगा, हमें जल प्राप्त होगा। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसा अभिक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको समझ में आ गया होगा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्म के लवण का एक एक उदाहरण लिखे। तो पहला सामान्य लवण NaCl, अम्लीय लवण Na2CO3। अब देखिए सामान्य लवण क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है। तो सामान्य लवण उसे कहते हैं जो अम्ल एवं भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनता है। जैसे यहाँ पे अम्ल भी स्ट्रॉन्ग होगा और भस्म भी स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होगा, दोनों मजबूत होगा, या फिर दोनों कमजोर होगा, यानी अम्ल भी कमजोर होगा और भस्म भी कमजोर होगा। तो इसके फलस्वरूप जो हम लोग को प्राप्त होने वाला लवण है ना, वो सामान्य लवण होगा। अब वही बात करें हम इसका, तो इसमें क्या है कि अम्लीय, तो अम्लीय लवण कब होगा, जब अम्ल क्या होगा, मजबूत होगा। अम्ल क्या होगा, मजबूत होगा, लेकिन जो बेस होगा यानी क्षार जो होगा या भस्म वो कमजोर होगा। तो जो ज्यादा बलवान होगा वही ना अपना गुण दिखाएगा। जैसे दो पहलवान है, ठीक, एक है मजबूत एक है कमजोर, तो मजबूत ना कमजोर को पटकेगा। तो उसी प्रकार यहाँ से आप समझिए कि जैसे अम्ल है और भस्म की अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पे भस्म कमजोर है लेकिन अम्ल स्ट्रांग है, तो किसकी प्रकृति ज्यादा रह जाएगी, अम्ल के ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या मिलता है, हम लोग अम्लीय लवण मिलता है। जैसे हो गया Na2CO3, एक इस प्रकार का लवण है, लेकिन कैसा लवण है, थोड़ी इसमें अम्लीयता की गुण पाई जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कह रहा कि CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्म। तो CO2 एक प्रकार क्या है, अधातु है। तो अधातु का जो जलीय विलयन होता है ना, वो अम्लीय होता है। तो CO2 का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। CO2 का जलीय विलयन अम्लीय, CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो CO2 गैस निकलती है। जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, आपको याद होना चाहिए, NO3CO3। अभिक्रिया किससे करवा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है 2HCl। तो देखिए क्या प्राप्त होगा कि यहाँ पर सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्लोरीन के। यहाँ पर सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा क्लोरीन, क्योंकि धनायन और ऋणायन। तो ये सोडियम चल जाएगा क्लोरीन के साथ, दोस्ती अच्छा है, मिल जाता है, कहीं भी उसको फेंक दीजिए दोस्त एक साथ आ जाता है। तो देखिए दोनों दोस्त एक साथ आ गए हैं। तो ये क्या निर्माण हो गया, NaCl प्लस। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग धातु की अभिक्रिया, सॉरी किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं, यानी किसी धातु कार्बोनेट से करवाते हैं, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हो रही है और जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यानी कहने का मतलब जब भी हम किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल से करवाते हैं, तो वहां पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। किसी भी धातु, जैसे धातु इसमें क्या है, धातु इसमें सोडियम है, CO3 लग गया मतलब कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्या कह रहा कि NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव होगा। यानी पूछ रहा कि जब हम लिटमस पत्र पर NH4Cl को डालेंगे तो ये क्या प्रभाव होता है। तो आप प्रैक्टिकल करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर नहीं तो समझिए कि यह अम्लीय प्रभाव होगा। क्यों अम्लीय प्रभाव, तो जब लिटमस पत्र पे NH4Cl का विलयन हम लोग डालते हैं तो नीला को क्या कर देता है, लाल। नीला नील दिखा गया, यहाँ पे नीला कर देते हैं, ये नीला को क्या कर देता है, लाल। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये NH4Cl का मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक, तो ये किस प्रकार का लिटमस है, ये नीला है। ये किस प्रकार का है, नीला। देखिए जब इसके संपर्क में आया है तो कैसा हो गया, लगभग ये लाल हो गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव है, तो अम्लीय प्रभाव, क्योंकि अम्ल जो होता है नीला रंग को लाल कर देता है। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट एवरीथिंग, बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन विथ अकॉर्डिंग टू यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 10, गृह निर्मित किन्हीं दो सूचकों के नाम बताएं। पहला हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, ETC। ये सब क्या है, गृह निर्मित सूचक है। क्योंकि जब हल्दी की सॉरी हल्दी का अम्ल हम तैयार करते हैं, जब इसे अम्ल में डालते हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वही भस्म जब हम इसका डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हल्के
मतलब भूरा गुलाबी रंग का ये हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आप नोट करते जाइएगा, स्क्रीन पे आप वीडियो रोक लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी आप बाद में नोट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है या फिर कॉपी कलम लेकर ही बैठिए, एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। समझने के साथ याद भी हो जाएगा, याद होने के बाद आप नोट भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 2 रंगीन पदार्थों के नाम बताएँ जो अज्ञात द्रव्यों की क्षारीय व अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम होते हैं। जैसे हल्दी। हल्दी, मान लीजिए कि आप कभी-कभी खाना खाते हैं, तो आपके शरीर मतलब सॉरी, आपके कपड़े पर वो गिर जाता है, मतलब खाने गिर जाता है, ठीक? तो जब खाने गिर जाता है, तो आप खाने को जब साबुन से रगड़िएगा ना, तो वहाँ पे कलर उसका चेंज हो जाता है, यानी हल्के भूरे गुलाबी रंग के हो जाते हैं। तो भूरा भूरा लाल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि जो साबुन किस प्रकार का प्रकृति है? क्षारीय प्रकृति है। तो हल्दी अम्ल के साथ आएगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, भस्म के साथ आएगा तो कलर इसका चेंज आएगा। पेटूनिया का फूल, देखिए पेटूनिया का फूल, यहाँ पर आपको ये पेटूनिया का फूल दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, किस क्षार में लवण को धात्विक आयन नहीं होते हैं? तो NH4OH में जो क्षार होते हैं ना लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो ZnH2SO4 और ZnSO4 यहाँ पे इसको पूरा करना था। तो ये जिंक क्या है? धातु। धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा? सल्फर के साथ, यानी सल्फर ऑक्साइड के साथ, तो SO4 के साथ, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे उत्पन्न होगी। तो ZnSO4 हो जाएगा और यहाँ से कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है? ये हाइड्रोजन। जहाँ पे गैस उत्पन्न होती है उसको हम ऊपर की ओर तीर के निशान से दर्शाते हैं। यहाँ पे गैस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन यहाँ आंसर यहाँ बहुत नाइंसाफी है भाई साहब। इतना नाइंसाफी आप कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन कहीं और आंसर कहीं और। इट्स नॉट फेयर। ओके, हम साथ में ले आते हैं, कोई गल नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि अगर 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो भस्मीय होगा, लेकिन 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। जैसे यहाँ पर हम इमेज की तरह दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर ये 7 है। अब 7 से जो ही नीचे आएगा उतना ही वो अम्लीय होगा। 7 से नीचे आएगा तो क्या होगा? वो अम्लीय। मान लीजिए कि जिसका पीएच मान इस रंग का आता है, इस रंग का, यानी 1 आता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक, अगर किसी का ये 13 आता है तो मतलब ज़्यादा भस्मीय होगा, और किसी का 7 यानी इस कलर का आता है लगभग, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये उदासीन है। मतलब ना तो ये अम्लीय है, ना ही भस्मीय है, ये उदासीन है। जैसे हम लोग का जल हो गया, जल जो हम लोग पानी जो हम लोग पीते हैं, वो क्या होता है? उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है, ना ही भस्मीय होता है। कभी-कभी कुछ तत्वों की मौजूदगी के कारण क्या होता है कि जल अम्लीय हो जाते हैं, तो उसको सही करके आपको पीना चाहिए। जो कि चेक करने वाला कुछ इलेक्ट्रॉनिक किट भी आता है। अब यहाँ पर फिर से देखिए 15, पीएच मान 6 तथा पीएच मान 2 वाले मिलियन में अधिक अम्लीय कौन होगा? तभी बताएं कि इधर आएगा तो ज्यादा अम्लीय होगा, यानी इधर बाएं तरफ, और इधर आएगा तो कम होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय कब होगा? जब 1 रहेगा या फिर 0 रहेगा तब। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? 6 और 2 दिया है। तो 6 और 2 में तो 2 तो इधर है, तो 2 ज्यादा अम्लीय होगा कि 6 ज्यादा अम्लीय होगा? तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि 2 ज्यादा अम्लीय होगा। क्लियर? नोट कर लेंगे आप। देखिए, बोर्ड को देते हैं हम अभी मिटाई। मिटाई मिटाई कैसे मिटेगा? हाँ, मिट गइलस। चलो मिट गइलस। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं आप कौन सा? 16। एंड 16 क्या कह रहे हैं बाबू साहब? बाबू साहेब हम थोड़ा कलर चेंज कर लें? ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है। 16, क्या पीएच मान 8 वाले विलयन में जल से अधिक भास्मिक होगा या कम भास्मिक होगा? तो अभी आप अति के अनुसार समझे हैं कि 7 से अगर, देखिए इमेज के थ्रू, 7 से अगर कम होगा तो क्या होगा? यहाँ पे अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो भस्मीय होगा। तो जब भस्मीय होगा तो आप कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि 7 से अधिक, तो 7 से अधिक क्या होता है? 8 होता है, 9 होता है, या इमेज आपने 14 तक होता है। तो कितना बोल रहा है कि 8, 7 बोल रहा है, यानी 8। तो क्या होगा यहाँ पे? कम भास्मिक होगा। कैसा होगा वो? कम भास्मिक होगा। समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन नंबर 16, ये 8 है तो कम भास्मिक होगा, 14 होगा तो बहुत अधिक भास्मिक होगा।
17 निम्नलिखित में अम्लीय लवण, भाष्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुनें। तो NaCl जो है उदासीन है क्योंकि पूरी तरह से ये 7 के लगभग आता है। ये NaHCO3 ये अम्लीय होता है। MgOHCl जो होगा यहाँ पे तो भास्मिक होगा, यानी ये भास्मिक की प्रकृति का है। 18 निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो Z प्लस NaOH यानी इन दोनों के बीच अभिक्रिया नहीं होगी। अब क्यों अभिक्रिया नहीं होगी? क्योंकि जिंक भी धातु है, ठीक, और सोडियम भी धातु है। तो हम बोले कि सोना सोना का अभिक्रिया करवाइए, तो सोना सोना मिला के आप तो सोना ही बना सकते हैं, यानी धातु धातु सब धातु ही बना सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे दोनों धातु धातु है, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। हाँ, मिश्र धातु बन सकती है, लेकिन ये अभिक्रिया करेगा CuSO4 NaOH। तो Cu जो हो जाएगा किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? OH के साथ। और Na किसके साथ कर लेगा? SO4 के साथ। तो NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट हो गया। NaSO4 क्या होगा? सोडियम सल्फेट। CuOH यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड। 19 तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड है। सॉलिड करने का मतलब अच्छा है, चांस भी रहता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का। 2 नंबर में क्वेश्चन सब आपसे पूछ दे तो आपको ये अभिक्रिया लिख के आपको समझाना होगा, ताकि आसानी से 2 नंबर आपको मिल जाए। तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है? तो जिंक जो है ना वो क्लोरीन से विस्थापित हो जाता है। जिंक किससे विस्थापित हो जाता है? क्लोरीन से विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे ZnCl2 हो जाएगा और साथ में कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। 20 में एक सूचक का नाम बताया जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम होते हैं। तो लिटमस पत्र या फिर सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक का मतलब पीएच स्केल। सार्वत्रिक सूचक का मतलब क्या हो जाएगा? पीएच स्केल, यानी 1 से लेके 14 तक। उसी के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि कितना अम्लीय है। ज्यादा अम्लीय होगा तो उसमें हाइड्रोजन के आयन ज्यादा होगा, कम अम्लीय होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा। बात क्लियर? क्लियर तो मेरा बोर्ड भी क्लियर। अपना दिमाग नहीं क्लियर करिएगा, नहीं तो सब शून्य बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। आगे ये तो समझ ही गए कि नीला को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल नीला को लाल और भस्म लाल को नीला कर देता है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, ट्रिक भी है। अनीला, अनीला बताए थे अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, तो मतलब अम्ल नीला को लाल कर देता है। 20 के बाद आपके साथ हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? ये रहा 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। बस आप हमें गुस्सा नहीं होगा, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम में भी कभी कभी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। तो इसे इग्नोर करके चलिए, क्योंकि कुछ कुछ बातें आपको इग्नोर करना भी सीखना होगा जिंदगी में। क्योंकि आप सभी बातों को सीरियसली लेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें, कुछ बातें ये हमेशा जिंदगी में हमेशा कुछ बातें आपको जानबूझ कर इग्नोर करना है। मतलब कि आप वो बात समझ रहे हैं, फिर भी आपको वो बातें इग्नोर करना होगा, मतलब उसे टाल के चलना होगा कि नहीं नहीं जाने दो, हो गया तो हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 21, प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। इसके जलीय विलयन में फेनोल्फ्थलीन सूचक का एक बिंदु डालते हैं, जो कि एक सूचक ही होता है, यानी अम्ल को नीला से लाल और भस्म को लाल से नीला कर दो, तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो विलयन किस प्रकृति का होगा? भास्मिक हो जाता है। यानी गुलाबी जब ही हो रहा तो किस प्रकार का हो जाए? वो भास्मिक होगा। फिनोल्फ्थलीन जब भी भास्मिक अभिक्रिया में आता है तो उसको गुलाबी कर देता है। 22 रवाकरण जल की अवस्था में वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा हम तूतिया का रासायनिक सूत्र। तो वॉशिंग सोडा ये इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, और चांसेस भी ज्यादा रहता है पूछने का। तो वॉशिंग सोडा, तो Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। देखिए यहाँ पे वॉशिंग सोडा हम इमेज इंसर्ट कर दिया, तो क्या आता है कि आपको पता चले। वॉशिंग मतलब क्या? धोना, मारना, पीटना, धोना, बतवा इधर सेम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 22 तो हो गया। 23 क्वेश्चन नंबर 23 में बोला तूतिया, ठीक, जैसे हम लोग नीला थोथा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र बताओ। इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O किसका सूत्र है? तो तूतिया का, या फिर नीला थोथा बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे देखिए नीला थोथा आपको दिख रहा है, कितना सॉलिड लग रहा है। ओहो,
इतना लाइट वेट है, लाइट वेट मतलब बहुत चमकदार है, अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए, देखने में अच्छा लग रहा है तो क्या होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है जब, कब, जब, कब, जब। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं तब। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग धातु कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हम लोग किसी अम्ल से करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है। देखिए H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट क्या होता है NaCO3, यहाँ पे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट का होता है HCO3, यहाँ पे H शायद मिस्टेक हो गया होगा यहाँ पे लिखने में, बाइकार्बोनेट यहाँ पे होना चाहिए। तो NaCO3 तो NaSO4 CO2 प्लस H2O यहाँ से बन जाएगा। 24 किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी आप H प्लस आयन बढ़ाइएगा तो अम्ल का प्रभाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है जलीय विलयन में क्या प्रदान करता है, तो H प्लस आयन प्रदान करता है। अब जितना ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा उतना ज्यादा वो अम्लीय होगा। अभी बात बोला कि हम H प्लस आयन बढ़ा दें, तो बढ़ाने पर क्या होगा, वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। 25 वायुमंडल में जल की अणु त्यागने वाले जलीय लवण क्या कहलाते हैं, तो उत्फूलन लवण कहलाते हैं। यानी जो लवण वायुमंडल में अपने जल की अणु त्यागते हैं वो किस प्रकार के लवण कहलाते हैं, उत्फूलन लवण कहलाते हैं। 26 पौधे के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7, क्योंकि 7 में क्या होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो भास्मीय होता है, यानी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो ना तो अम्लीय होगा ना तो भास्मीय होगा, तो पौधे की वृद्धि संतोषजनक मतलब जितना उसमें वृद्धि होनी चाहिए वो रेगुलर रूप में होती रहेगी। तो इसीलिए जानते हो कि आप खेतों में खाद मिलाते हैं तो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए आप खेतों में खाद मिलाते हैं। जैसे बारिश कभी कभी होती है, सॉरी, बारिश जब होती है तो बारिश के साथ साथ क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है ना, तो अम्ल का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो अम्ल को कौन कम कर सकता है, भस्म। तो इसी प्रकार हम लोग अम्लीय प्रभाव कम करने के लिए खेतों में खाद का इस्तेमाल करते हैं। अगला है दो सूचक के नाम लिखें। तो दो सूचक, लिटमस पत्र और हल्दी, दो सूचक, बहुत सारे सूचक बताए थे, प्राकृतिक ही बताए थे और जो मानव निर्मित होता है कृत्रिम ही बताए थे। 28 साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक आता है, तो पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड यानी कि IO3 को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, नमक को आयोडीन बनाते हैं। आयोडीन नमक की कमी से कौन सी रोग होता है, तो घेघा रोग होता है, जो कि गर्दन पे आप देखे होइएगा कि घेघा रोग मतलब फूल जाता है, एक प्रकार मतलब वो किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो फूल जाता है तो खराब लगता है, यानी उससे आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन वो फूला रहेगा तो आपको अजीब लगता है। तो इसीलिए हम लोग सोडियम क्लोराइड में क्या मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, जिसके कारण नमक क्या होता है, आयोडीन युक्त हो जाता है। तो अब लगभग हर एक नेचुरल मतलब हर एक नमक में आयोडीन मिला ही रहता है, क्योंकि सरकार का आदेश ही है कि आप बिना आयोडीन के नमक नहीं बेच सकते। आप जानवर के लिए बिना आयोडीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, 29 एक प्रशुद्ध लवण का सूत्र लिखें, तो CuCl2। प्रशुद्ध मतलब जिसमें जल के कण उपस्थित नहीं होते हैं। 30 में अम्ल जल में क्या प्रदान करता है, तो H प्लस आयन प्रदान करता है। अम्ल जल में क्या प्रदान करता है, H प्लस आयन। जानते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में क्या प्रदान करता है, H प्लस आयन, लेकिन भस्म जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन रहा 30। आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत लगा हो या फिर डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी एक इंसान है तो मिस्टेक थोड़ी मोड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हम पूरा गलत कर सकते हैं। तो थोड़ी मोड़ी हो सकती है, उतना गुंजाइश आप कर सकते हैं। बाद बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको जरूरत हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।